हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को कराने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अभी से ही एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी हम लोग को दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अब √3 यहां मैं बता रहा हूं, तो आप लोगों को √3 के जगह पे √2 भी पूछा जा सकता है और √5 भी पूछा जा सकता है और √7 भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो भी पूछे आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि जो मैं प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक उसी प्रोसेस से वो सब थ्योरम भी आप प्रूव कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो मे भी आप लोग को समझने में दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो देखिए, यहां पे क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय नहीं दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले उस संख्या पे परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी अपोजिट मान के चलेंगे और परिमेय संख्या मानेंगे और उसका कंडीशन जितना भी होगा उसको फुलफिल कराने का प्रयास करेंगे। अगर वो परिमेय संख्या का कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो फिर वह परिमेय आ जाता है, ठीक है। अगर वह उसमें किसी एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो फिर वह अपरिमेय संख्या आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, √3 को एक परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम लोग मान लेंगे शुरू में। अब यहां देखिए, यहां हम लोग क्या माने कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जब √3 एक अपरिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, √3 के इक्वल में P/Q लिख देंगे, क्योंकि हम लोग √3 को परिमेय संख्या माने हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, √3 को परिमेय संख्या माने हैं और परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है P/Q के फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां जो P और Q लिए हैं तो हम लोग को बताना है कि P और Q यहां क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख देंगे कि P और Q, कि जहां P और Q सआभाज्य संख्या है, ठीक है, तथा Q = नॉट 0, ठीक है। अब यहां देखिए, P और Q सआभाज्य संख्या जो लिखे हैं, तो आप लोग को सआभाज्य संख्या पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि सआभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिसका उभयनिष्ठ ऋणखंड एक हो, एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ ऋणखंड ना हो, ठीक है। यानी उसे सआभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। अब यहां देखिए, अब Q = नॉट 0 है, तो कहने का मतलब क्या है कि Q कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो हम लोग उसको प्रूव आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यानी Q/0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां Q 0 नहीं होगा, ठीक। अब यहां तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख लेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, यहां हम लोग लिख लिया कि दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। क्या यहाँ है, लेफ्ट साइड में √3 है और राइट साइड में क्या है, P/Q का स्क्वायर है, ठीक है। तो P/Q का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, P²/Q², ठीक। क्योंकि जब √3 का स्क्वायर करेंगे 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इधर पूरे पे स्क्वायर था तो अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब यहां देखिए क्या क्या, 3 = P²/Q², ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 के नीचे न कुछ है तो 1 है, क्योंकि हर एक संख्या के गुना और भाग में 1 छुपा हुआ रहता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां आप लोगों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। तो देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा क्या आ जाएगा, P² = 3Q², ठीक है। तो इधर देखिए 3 क्या है, इधर गुना में, जब बराबर के इधर आएगा किसमें चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो यानी P²/3 हो जाएगा बराबर Q² आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। अब समीकरण हम लोग 1 मान लिए, ठीक है। अब यहां देखिए कि P² 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो P भी 3 से विभाजित होगी। अगर मान के चलो कि किसी संख्या का वर्ग डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी स्वयं डिवाइड होगी ना। कहने का मतलब देखो कि अगर किसी संख्या का वर्ग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी।
अगर मैं यहाँ आप लोग को एग्जांपल लेके समझाऊं, अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 से डिवाइड है तो 3 भी तो 3 से डिवाइड होगा ना। तो यही इस यहां कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख देंगे कि जहां जहां पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित है। ये हम लोग साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, ये लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि P बराबर जो है ना 3m रखेंगे, ठीक है। ये अब हम लोग लिखेंगे, अब P बराबर 3m रखने पर, इस जगह आप लोग बोलिएगा कि सर P बराबर 3m ही क्यों रखें। तो देखिए 3m इसलिए रखें क्योंकि हम लोग को फिर जो है ना क्यू स्क्वायर को 3 से डिवाइड करना है। अगर दूसरा कुछ रखेंगे तो दूसरा कुछ डिवाइड कर देगा, तो इसीलिए यहां मैंने P बराबर 3m रखा, ठीक है। और इसी जगह चेंजेस आता है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ √3 को दिखा रहा हूं तो इसीलिए 3m रखा हूं, ठीक है। अगर वही आप लोग √2 को दिखाते हैं तो यहां आप लोग को क्या रखना पड़ता है, P बराबर 2m, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब यहाँ P बराबर 3m जो रखे ना, तो समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, P स्क्वायर बट्टा 3 बराबर Q स्क्वायर है, ठीक है। तो P का मान कितना है, 3m है, तो 3m का स्क्वायर कर देंगे बराबर Q स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना जाएगा, 9m का स्क्वायर बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर, Q से 3 से कट जाएगा 9 3 बार में, तो इधर क्या बच जाएगा, 3m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए 3 किस में है, गुना में, जब बराबर क्यों जाएगा, किस में चलेगा, भाग में, तो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बट्टा 3, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ देखिए Q स्क्वायर 3 से विभाजित होने लगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग साइड में लिख देंगे कि जहां Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित है। इस बात को यहाँ हम लोग साइड में लिख देंगे, ठीक है। और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहां तक करने के बाद आप लोग को डायरेक्ट लिख देना है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इस बात को जब मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ देखिए शुरू में मैंने यहाँ क्या माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और जब परिमेय संख्या है तो उसे हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां मैंने बताया कि P और Q एक सहाअवयव संख्या है, ठीक है। और सहाअवयव संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। अब यहां देखिए P का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज्यादा आ गया और Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज्यादा आ गया, ठीक है। तो इसी 1 से ज्यादा आ गया तो वह परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, ठीक है। जब परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो वह अपरिमेय संख्या आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आ गया होगा। और इसी बेस पे आप लोग √2 भी दिखा सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, और √5 और √7 इसको भी दिखा सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आप लोग को इसमें समझने में कहीं दिक्कत हो या फिर √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर √2 भी बता दीजिए और √7 भी बता दीजिए, तो मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।